हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सर कैसी जगह से वीडियो बना रहे हैं, मतलब गाड़ी पे आके वीडियो बना रहे हैं। बच्चों, थोड़ा सा आप लोग जानते हैं कि मेरे पे सेटअप है नहीं, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। आउट ऑफ स्टेशन का मतलब जहाँ से मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा एक आध दिन, मतलब 13 तारीख तक आपकी क्लासेस का यही रहेगा। आज कितनी होगी? 8 होगी, ठीक है। यानी आज से 4 चौथे 5वें दिन से आपके लिए प्रॉपर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। मान के चलिए कि संडे से, यानी आज जो भी है संडे से आपके लिए क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो ये होता है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहता है कभी कभी, लेकिन इतना आप लोग भी एडजस्ट करते ही हैं, पहले से भी करते आए हैं, आगे भी इतना एडजस्ट तो कर ही सकते हैं, ठीक है। देखिए, मेरा आज जो वीडियो बनाने का मकसद था, सबसे बड़ा एग्जाम यानी आर ओ जो आप लोग सोचते हैं कि यार मतलब हम लोग आर ओ की एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। बहुत से बच्चे पहले से पूछते भी आए हैं कि सर आर ओ एग्जाम की आप तैयारी करा दीजिएगा। बिल्कुल, मैं उसकी तैयारी कराने को अब तैयार हूँ। 13 मार्च से ऐसा कोई बर्डन है नहीं कि हम लोग अब वन लाइनर करें, ये करें वो करें। हाँ, फॉरेस्ट गार्ड का जरूर एग्जाम है, तो उसके लिए जो करंट अफेयर है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कनिष्ठ सहायक में भी आपके फरवरी मिड तक की करंट अफेयर आई है। यानी आप मान के चलिए आपको 15 से 20 दिन पहले तक की करंट अफेयर तैयार करके जाना है, ठीक है। और जैसा यूकेपीएससी ग्रुप सी लेवल की अगर पेपर की बात करें, जिस तरीके से उसने ग्रुप सी का एग्जाम बनाया है, उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो आर ओ का एग्जाम उसके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं और भी हार्ड रहने की संभावना है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए, इन सभी चीजों के मद्देनजर हम एक प्लानिंग बनाएंगे, ठीक है। कल मैं देख रहा था मैसेंजर, जो फेसबुक मैसेंजर है, वहां पे भी कई बच्चों ने मैसेज किया था कि सर आप वीडियो क्यों नहीं दे रहे हैं, वीडियो क्यों नहीं दे पा रहे हैं कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के बाद, हमें थोड़ा सा गाइड कर दीजिए आगे की क्या करना है, कैसे करना है। इस तरीके के अगर पेपर बनेंगे तो हम लोग कैसे सिलेक्शन लेंगे। बच्चों, मेन चीज मैं आपको बताऊं, एक हमेशा एक चीज जिंदगी में एक फैक्ट याद रखना। हम लोग ने जो तरीका अपनाया आज तक पढ़ाई का, वो ट्रेडिशनल तरीका था, एक पारंपरिक तरीका था कि यार परीक्षावाणी पढ़िए, लूसेंट पढ़िए, इसके अलावा एक आध किताबों और पढ़ लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो टर्म्स और कंडीशंस जो हम लगाते थे कि इस तरीके का बनेगा वो बनेगा, वो अब कहीं ना कहीं अपने आप में चेंज होने लगे हैं। अब जो पेपर का स्तर है वो वाकई ही मतलब काफी हटके है। यानी अगर आप यूकेपीएससी के पास अगर इसी तरीके से पेपर रहेंगे तो मान के चलिए हल्की फुल्की तैयारी करने वाले का सिलेक्शन नहीं हो सकता। यानी जो सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर के आधार पे, अब देखो जो कर लिया कर लिया। अब ऐसा नहीं कि वन लाइनर नहीं आते, पेपर में आते हैं। अभी भी आप कनिष्ठ सहायक का पेपर देख के चलिए, उसमें वन लाइनर ही तो है। सारे क्वेश्चन टफ थोड़ना है, वन लाइनर भी है उसमें। 50% तो है ही वन लाइनर की, जो मतलब आपको डायरेक्ट आने चाहिए, ठीक है। चलो जो भी है, हमें वन लाइनर तो आते ही है। यानी आप मान के चलिए आप उत्तराखंड पढ़िए, जीएस के वन लाइनर पढ़िए। बेसिक जो जीएस है वो आप सभी छात्रों को आती है। यानी आप इतने समय से अगर आप तैयारी की बात करें, अगर आपने तैयारी की है, तो जो बेसिक जीएस है वो सभी छात्रों की है, बेसिक उत्तराखंड सभी छात्रों की है, बेसिक रीजनिंग वगैरह सभी छात्रों की है। तो अब क्या मतलब इसमें चेंजेस किए जाए ताकि हम चाहे कोई भी एग्जाम हो। अब दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, कई बच्चे सोच रहे होंगे चलो यूकेपीएससी के पास 2-3 एग्जाम है, फिर पूरा यूके ट्रिपल एससी आ जाएगा, फिर पुराने पैटर्न पे क्वेश्चन होंगे। बच्चों, जो टीम वहां अब बैठी है, हो सकता है कि उनकी निगाहें भी यूकेपीएससी के पेपर पे हो कि किस तरीके का पेपर बन रहा है। उनकी टीम चेंज हो चुकी है, वो अपनी टीम के साथ अब पेपर बनाएंगे। तो हम लोग रिस्क क्यों लें बताइए? रिस्क लेने से बेहतर है ना कि हम और मेहनत करें और हार्ड वर्क करें। और कभी भी ये ध्यान रखना, जब पेपर टफ बनता है वो सभी छात्रों के लिए हो गया। यानी आप ये मत सोचिए ना कि हम 80 लाके ही सिलेक्शन ले पाते हैं। आप बच्चों 55 नंबर लाके भी सिलेक्ट हो सकते हैं, आप 60 नंबर लाके भी सिलेक्ट हो सकते हैं। वो सब का सब डिपेंड करता है कि आपके पेपर का स्तर क्या है। और जैसे क्वेश्चन कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में पूछे गए थे, वो तो आपके मान के चलिए 60, 62, 63, 64, 65 नंबर के आसपास, यानी कहीं ना कहीं 60 से 65 मार्क्स जिसके हैं जनरल कैटेगरी में, वो अंतिम रूप से चयन होने का पूरा दावेदार उसमें हो सकता है कि 58 भी चले जाए, 59 भी चले जाए, 62, 63। अब ऐसा नहीं, कई बच्चे सोचते हैं कि नहीं इतना हार्ड पेपर था, 55 ही नंबर कट ऑफ जाएगी। इतना भी नहीं, क्योंकि आप लोग जो अपने अपने आधार पर सोचते हैं, आप कितने बच्चों को जानते हैं बताइए? आपके कांटेक्ट में कितने होंगे? 2000, 3000, 5000 बच्चे, 6000 बच्चे, लेकिन पेपर तो दे रहे हैं 1,06,000 बच्चे। वो बीच बीच से अगर आपके निकल गए, टोटल अगर जोड़ के देखोगे, हर मान के चलिए 400 कुछ पदों पे है, यानी हर 1000 बच्चे में अगर एक बच्चा भी निकलता है, हर 1000 बच्चे में 5 बच्चों के भी अगर ठीक ठाक स्कोर है, तो मान
के चलिए आप 60, 62, 63 नंबर कहीं ना कहीं आपके होने चाहिए, और इससे कम अगर कट ऑफ जाती तो और भी अच्छी बात है। आप लोगों की अगर कम है 58, 59 वहां तक भी अगर कट ऑफ आती है तो और भी अच्छी बात है। तो मान के चलिए जहां पर पेपर हार्ड होता है, कोई भी एग्जाम हो, तो वहां कट ऑफ भी कम आ जाती है। यानी आप ऐसा मत सोचो कि यार पेपर टफ बन गया तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो काम करने की जरूरत है वो बचे हुए 8 से 10, 10 से 12, 12 से 13 क्वेश्चन जो थोड़ा सा टिपिकल पूछे थे। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ क्वेश्चन आपकी रीजनिंग की वजह से कम हो गए थे। रीजनिंग बहुत मतलब एक एक्स्ट्रा लेवल की पूछी थी, वो 12वीं पास के लेवल की तो बिल्कुल भी नहीं थी। साइंस के क्वेश्चन भी कुछ तो बेसिक थे, आप जैसे आपने कुछ क्वेश्चन देखे होंगे, वो बेसिक क्वेश्चन क्वेश्चन थे। कोई गैस पूछा था, उसने कुछ पूछा था उसमें, वो तो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन जो है अपने आप में टिपिकल थे। उत्तराखंड के भी कुछ क्वेश्चन एक आध बहुत अपने आप में स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे। जीएस के क्वेश्चनों का स्तर बहुत अच्छा था। तो वो कंबाइन करके अगर आप देखोगे तब जाके वो 35 से 40 क्वेश्चन ऐसे थे जिसपे पेन चलाना लगभग लगभग बहुत हार्ड था। यानी या तो आप तुक्के ही लगाओगे या आपने सुने ही नहीं होंगे, ये आप जानते हैं। तो मैं आपसे ये कहता हूं, जैसे आप कहोगे सर आगे के लिए क्या किया जाए, क्या हम लोग करें क्या ना करें, मेन क्वेश्चन यही आपके दिमाग में आ रहा होगा और अधिकांश छात्र यही सोच रहे हैं कि हम लोग सर आगे की तैयारी किस तरीके से करें। तो मैं आप लोगों को एक ही चीज बताऊंगा बच्चों, जो हो गया सो हो गया। हमने क्या देखना है, जहां पर हमारा प्रदर्शन कमजोर है, यानी जो पोर्शन हमारा वीक है, उस सेक्शन पे हमने मजबूती लेके आनी है, उस सेक्शन में हम लोग अच्छा काम करें, हमने ये प्रयास करना है। और इसके लिए आप देखना आपको कहां कहां पे फोकस करना है। आरओ यारो के एग्जाम के लिए आपको वहां पर लगभग 30 नंबर की आपकी मैथ्स रीजनिंग आती है। आप 30 नंबर की मैथ्स रीजनिंग पे अभी से जुड़ जाइए, यहाँ मैं भी आपका साथ दूंगा। यानी आप ये मत सोचना कि सर 30 नंबर की मैथ्स रीजनिंग हम अपने बल पे करें, क्योंकि अब मैंने पहली बार बता रहा हूँ, अगर आप आरओ यारो एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो उत्तराखंड तो मैं पढ़ाने से रहा। उत्तराखंड क्योंकि आपने इतनी ज्यादा पढ़ी है, अगर आपकी जितने भी उत्तराखंड आएगी 85-90% क्वेश्चन आप उत्तराखंड के सही कराओगे। 2-4 क्वेश्चन नहीं आते उसको स्किप कर दो। यानी अगर आपको उत्तराखंड में ग्रुप सी का एग्जाम हो, आरओ यारो का एग्जाम हो, या कोई अदर लोअर पीसीएस वगैरह प्रीलिम्स लेवल तक, पहले तो बैरियर कहाँ है मेंस में जाने से पहले, प्री वाला। क्योंकि आरओ यारो के एग्जाम के लिए प्री निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंस में जो 3-3.5 हजार बच्चे बचेंगे तो एक बहुत बड़ा जो मास है वो बाहर पहले ही हो जाता है। आप सभी जानते हैं वो कोई भी हो सकता है, कोई भी इन हो सकता है, कोई भी आउट हो सकता है। तो हम लोगों ने अगर प्री के आधार पर अपना फोकस करना है, यानी प्री को देखना है किस तरीके से हम लोग करें, तो आप ये देखना कि एक ऐसा सेक्शन जहां से वो स्कोर करता है। यानी आपको कहां फोकस करना है मैथ्स। पहले तो आप एक पेन पकड़िए, कॉपी लिखिए, उसमें लिख लीजिए फोकस पॉइंट। यानी आपको उस एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो आपको फोकस पॉइंट याद रखने होंगे। तो फोकस पॉइंट में पहला पॉइंट लिख लीजिए रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स बहुत हाई लेवल की नहीं, बेसिक 10th तक की 10th लेवल की मतलब मैथ्स रीजनिंग है। और वो मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन जैसे हर संडे या हर सैटरडे संडे में आपको वो भी कराऊंगा, क्योंकि आरओ यारो के एग्जाम के लिए आपका मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चनों का सही होना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि वो गलत हो गए तो पूरी नैया डूब जाएगी। क्योंकि उत्तराखंड के क्वेश्चन आप कर लोगे, बाकी के जीएस के क्वेश्चन में भी अभी मैं आपको बताता हूँ, उस पॉइंट पे भी मैं आऊंगा। तो पहला काम, सबसे फोकस वाला जो पॉइंट है बच्चों, वो कौन सा है, आपको फोकस पॉइंट में लिखना है पहला मैथ्स रीजनिंग। इसके आगे इक्वल करके लिखो 30 मार्क्स। यानी लगभग 30 नंबर की आपकी मैथ और रीजनिंग आती है, उसमें 20 मार्क्स के समथिंग आपकी रीजनिंग आएगी प्योरली, 20-10 नंबर के आसपास आपकी मैथ्स आएगी। कुछ चक्र मैथ से ऐसा नहीं बहुत मतलब टिपिकल वाली, थोड़ा सा चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह सुना होगा आपने, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, थोड़े क्वेश्चन परसेंटेज के, कुछ क्वेश्चन एवरेज के, कुछ क्वेश्चन रेलगाड़ी के, कुछ क्वेश्चन धारा, नाव, चाल वगैरह, ये सुना होगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले जो चैप्टर होते हैं, यहाँ से वो क्वेश्चन करता है। इन टॉपिक्स को मैं आपका क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैंने इस बार साफ साफ सोचा है, अगर मैं आपको आरओ यारो की तैयारी कराऊंगा तो मैं आपको उत्तराखंड नहीं पढ़ाने वाला हूं। पहले सुनना, उत्तराखंड की प्लेलिस्ट बनी है। उत्तराखंड में सिर्फ और सिर्फ अगर पढ़ाया जाएगा तो उत्तराखंड गहन अध्ययन वाली का इतिहास वाला पोर्शन बेसिकली पढ़ाया जाएगा। बाकी अगर जो टॉपिक जब इसका विज्ञापन निकल जाएगा, क्योंकि इसने कहा कि 18 जून को एग्जाम होगा, तो विज्ञापन में स्पष्ट आपसे दिया होगा कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, तो हम उसके आधार पर उत्तराखंड के कोई टॉपिक छूटे होंगे तो उसको हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, इतना मैं आपसे कहूंगा। दूसरा फोकस पॉइंट है बच्चों साइंस के क्वेश्चन। अगर ये साइंस अगर आपकी पूछते हैं तो 8 से 10 नंबर की साइंस आएगी। यानी आप मान के चलिए 30 नंबर की आपकी रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स है, 10 नंबर की आपकी साइंस है, तो लगभग पॉइंट सेकंड पॉइंट लिखो फोकस पॉइंट साइंस का। साइंस को आपने बहुत बेहतर बनाना होगा। और हम लोगों ने जितनी साइंस अभी तक की है गणित सहायक के लिए, हालांकि उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं थे, आप खुद ही जानते हैं कि थोड़ा सा हट के साइंस पूछी गई थी। बट अब ये उम्मीद नहीं करेंगे ना कि हर पेपर में वैसे ही पूछे। हो सकता है कि आरओ यारो में
नॉर्मल साइंस पूछे या फिर आने वाले एग्जाम में कुछ ऐसी मतलब अलग से साइंस ना पूछे और ऐसे साइंस के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये जो एक बार एग्जाम होता है इसको हम लोग हमेशा ट्रेडमार्क बना के नहीं चल सकते कि हमेशा ही ऐसा पूछेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तीसरा जो फोकस पॉइंट आपका है बच्चों वो है कंप्यूटर का। यानी आप भी कंप्यूटर के क्वेश्चन देख रहे हो कैसे पूछता है। यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी में यही डिफरेंस है, इनके क्वेश्चन का स्तर बहुत अपने आप में एक मतलब मायने रखता है, बहुत अलग टाइप के क्वेश्चन का स्तर रहता है, जबकि यूके ट्रिपल एससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछता नहीं है। आप देखा होगा यूके ट्रिपल एससी के बहुत ज्यादा इतिहास का अंदर का क्वेश्चन, उत्तराखंड के भी बहुत डीप क्वेश्चन भी वो इस टाइप के पूछता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये जीएस के बहुत डीप क्वेश्चन पूछते हैं, जीएस की बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछते हैं। और नॉर्मल अगर तैयारी करने वाला छात्र होगा जो सिर्फ और सिर्फ ये मान के चलता है कि मेरा वन लाइनर पढ़ के मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसके लिए यूकेपीएससी के एग्जाम को निकालना तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप लोग देखेंगे उसके पेपर को, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं निकाल सकता, हो सकता है वो अगले पेपर में आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछे, फिर पलटी मार दे, आप हार्ड हार्ड पढ़ के जाओ, वो इजी क्वेश्चन पूछते, इनका कुछ पता नहीं रहता, क्योंकि वो तभी तो एग्जाम कराने वाली बॉडी है ना। आप यूकेपीएससी के, आप यूपीएससी को देख लो, किसी साल का प्रीलिम्स देखोगे फैक्ट बेस आता है, किसी साल का प्रीलिम्स देखोगे कॉन्सेप्ट बेस्ड रहता है, तो वो रहता ही रहता है, वो किसी भी एग्जाम की बात हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट मैंने कंप्यूटर बताया। फोर्थ पॉइंट आपको फोकस पॉइंट पे लिखना है बच्चों, क्या, न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर आप जो भी है उसमें गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, गवर्नमेंट कहाँ पे कोई सम्मेलन हो रहा, चाहे आपके उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कोई उद्घाटन किया, भारत सरकार ने कोई उद्घाटन किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई बड़ी चीज हुई, किसको कौन सा अवार्ड मिला, कहाँ मिला, क्या मिला, कोई सम्मेलन हो रहा, कहाँ हो रहा, इन चीजों को अपनी नोटबुक पे नोट किया कीजिए बच्चों अखबार से। उसके अलावा जब एग्जाम होने वाला था उससे जस्ट एक महीने पहले पूरे साल का या जितना भी आपका एग्जाम हो उससे पहले का 6 महीना, एक साल का करंट अफेयर वो मैं कराता ही कराता हूँ। तो फोकस पॉइंट 4 आपका है करंट अफेयर। यानी आप देखिए करंट अफेयर के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछेगा, रीजनिंग के आपके 7-8 क्वेश्चन, साइंस के आपके 10 क्वेश्चन, इसके अलावा रीजनिंग मैथ्स के 30 नंबर, यानी 30 40 45 यानी लगभग 60, यानी 55 से 60 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। बचे हुए 90 के क्वेश्चन में है आपका भूगोल है, इतिहास है, विश्व वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं होती, ठीक है, इकोनॉमी है, उत्तराखंड है, ये सब चीजें हैं। अब उत्तराखंड का पोर्शन भी इसमें मान के चलिए आप कितना होगा, लगभग 30 नंबर का होगा। उस 30 नंबर के उत्तराखंड को मैंने पहले कह दिया कि मैं उसको कराऊंगा नहीं आपको, क्योंकि उतना उत्तराखंड बच्चों आप लोग इजीली कर सकते हैं। उतना मतलब उत्तराखंड के क्वेश्चन आपको आते भी है, वो हमें अनावश्यक अपना समय बर्बाद करने की जरूरत ही नहीं है उत्तराखंड के पोर्शन में। ठीक है, तो दूसरी ये जो मेन फोकस पॉइंट बताए मैंने आपको ये रहे। ठीक है, जीएस का पोर्शन वो आप लोग जानते हैं, उसको मैं बताऊंगा, उस पर कहता हूं। अब मेन चीज सुनना, इसमें कौन आपसे, मैं सभी छात्रों से एक चीज कहूंगा, 21 साल से 42 साल तक, यानी अब क्योंकि अगर अब विज्ञापन अभी आता है तो एज मांगेगा आपका 1 जनवरी 2023 को आपका 21 साल से कम ना हुए हों और 42 साल से अधिक ना हुए हों जनरल के लिए। ठीक है, वो जो मांगेगा 1 जनवरी 2023 को यहाँ पे कैलकुलेट करके मांगता है एज, यहाँ पे मांगेगा। तो मैं जो भी छात्र इस एज के अंदर आते हैं, जो अपने आप में मतलब यहाँ पे अपनी एलिजिबल हैं इस एज के अंदर, उन सभी छात्रों से ये कहूंगा एक बार आर्या पार की लड़ाई लड़के देखिए, यानी आप एक बार बेहतर लेवल की तैयारी करके देखिए, क्योंकि मैंने तो हाथ खड़े कर दिए। मैं स्पष्ट आपसे कह रहा हूं, मैं वन लाइनर नहीं पढ़ाने वाला हूं। अगर आपको लगता है कि सर वन लाइनर नहीं पढ़ाते हैं, सर के चैनल से नहीं पढ़ना है, तो आप लोग बिल्कुल स्वेच्छा से छोड़ दीजिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुझे बहुत बच्चे कहते थे सर डीप पढ़ाओ। मैंने कई, जैसे भूगोल एक गहन अध्ययन आपको डीप स्तर पे पढ़ाया, मैंने आपको कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक कराए, मैंने इसके अलावा पॉलिटी के कई टॉपिक उसको डीप स्टडी के आधार पर कराए। तो मैं आपसे यही कहूंगा बच्चों, जो बच्चे ऐसा कहते थे डीप कराओ वही सही थे। लेकिन कई छात्र क्या करते हैं ना, हमारा फॉरेस्ट गार्ड है, हमारा कनिष्ठ सहायक है, हमारा ये है, पहले सर वन लाइनर ही करा दीजिए। तो वन लाइनर ना कितना भी पढ़ लो, कितना भी, हर चौथे दिन भूल जाओगे। यानी वन लाइनर से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता। हाँ, वन लाइनर स्कोर जरूर करता है, और स्कोर कहां तक करेगा, यानी आप 55% 60% क्वेश्चन वन लाइनर से कराओगे, बचे हुए जो 40% है उसमें पेन ही नहीं बढ़ती है, यानी आप गोले लगा ही नहीं पाओगे अगर आपने सही से नहीं पढ़ा होगा। तो बच्चों जब, क्योंकि देखो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आपके सिलेक्शन के लिए आपको मजदूरी करनी है, लेबरी करनी है, पत्थर फोड़ने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार बेहतर तैयारी करके देखिए, एक बार आप अच्छे से गहन अध्ययन करके देखिए, एक बार आप डीप स्टडी करके देखिए। इसके लिए भले आपको 6 महीने का समय लगे, 1 साल का लगे, आप उसके बाद जो निखर के आओगे ना, आप खुद को यकीन नहीं कर पाओगे। आप ये खनिज सहायक के पेपर को देखोगे, आपको लगेगा कि बच्चा पेपर था। आज जो आप ये कह रहे हो ना बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड था, वो जरूर हार्ड था। अब जैसे वो एक क्वेश्चन आया था उसमें सरकरी विवाद, वो जो उसका कुछ टर्म्स लिखा था उसमें, ठीक है,
ठीक है, गुजरात, वो सब कहाँ पर है, भारत पाकिस्तान संबंध के अंदर आता है। वो सर क्रिक वाला जो क्वेश्चन आया था वहां पे किससे संबंधित है, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो कहीं ना कहीं डीप स्टडी करने वाले बच्चे को पता रहता है, वो किसी टॉपिक को पढ़ता है वहां उसको मिलता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये अनोखा, हमें इस पे इसके लिए अलग से स्पेशल तैयारी करनी होगी। आप इतिहास पढ़िए, भूगोल पढ़िए, आप इकोनॉमी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, आप अगर इसको 6 महीना 7 महीना अगर आप गहन अध्ययन में समय देते हैं तो आपकी चीजें खुद ब खुद क्या हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी, ठीक है। तो वो छात्र जो 21 वर्ष से आपका 42 वर्ष तक है, उन सभी छात्र से मैं ये कहूंगा इस बार आरओ, एआरओ, लोअर पीसीएस और अब अपर पीसीएस, ये 3 बड़े एग्जाम आपके सामने होने हैं। इन एग्जाम पे आप टोटली फोकस कीजिए और इनको फोकस करके इसको कोशिश करना कि आप इसको निकाल सकते हैं, और फोकस पॉइंट मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब आता है बच्चों, देखना, ध्यान से सुनना, किताबों का सिलेक्शन ऑफ बुक बहुत जरूरी। इसमें क्या है, इस एग्जाम में प्री के बैरियर को निकालना है, क्योंकि उसके बाद 3000 बच्चे, 3500 बच्चे बचते हैं आपके। वहां पे अगर आप लोग थोड़ा सा भी मेहनत कर लोगे, क्योंकि कई वो लोग कह रहे थे कि पहला पेपर इसका मेंस में रिटर्न होगा, मेरी नॉलेज में फिलहाल नहीं है बच्चों, ठीक है। जिस दिन मेरी नॉलेज में होगा मैं बता दूंगा, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पहला पेपर मेंस में रिटर्न होगा। मुझे जितना पता है फिलहाल तो वो ऑब्जेक्टिव ही होगा, बाकी इसके आयोग के नोटिफिकेशन के बाद ही वो पता चल पाएगा क्या वो ऑब्जेक्टिव है या वो रिटर्न वाला है। तो मेंस की तैयारी में आपको भरोसा दिलाता हूँ, 18 जून को अगर आपका पेपर होता है सही तरीके से, तो आपको उसी दिन पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। उसके आधार पे आपको जून से जुलाई आधा, मतलब अगस्त सितंबर, यानी 3 महीने बहुत है, क्योंकि इस दौरान आप सिर्फ अखबार जरूर पढ़ना, ताकि ऐसे राइटिंग वाला पेपर आपका सही हो जाए, जो तीसरा पेपर होता है। दूसरा पेपर घर में रटा रटाया पेपर, पहले से टॉपिक फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, वो मैं आपको करा दूंगा। पहला पेपर अगर ऑब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिव पेपर आपका इसी के प्री के साथ बन रहा है, यानी आपका जो यहाँ 150 नंबर का प्री होगा, यहीं पे आपका हिंदी नहीं आती, ठीक है, प्री में हिंदी नहीं आएगी। 150 नंबर का जो आपका 30 नंबर की लगभग रीजनिंग वगैरह आती है, 30 नंबर की लगभग इसमें क्या आती है आपकी उत्तराखंड आती है, लगभग 90 का ये पूछेगा जीएस, करंट अफेयर, कंप्यूटर और साइंस वगैरह पोर्सन, तो तब जाके 150 का बनता है। तो ये पोर्शन आपके लिए वो मेंस के पहले पेपर में भी काम आने वाला है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। अब आता है बच्चों सिलेक्शन ऑफ बुक, किताबों के चयन की जो बात करता हूँ, देखो बहुत हाई फाई लेवल की अगर आप किताब करोगे, जैसे मैं कह दूं पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत लेके आइए, हिस्ट्री के लिए मैं कह दूं बिपिन चंद्रा लाइए या सतीश चंद्रा ले आइए, या आपका दूसरा जो भी आता है रामशरण शर्मा ले आइए, या भूगोल के लिए माजिद हुसैन ले आइए, या इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह ले आइए। ये बहुत हाई फाई स्तर की किताब है बच्चों, इतना भी आपको जो आरओ यारो है, अगर आप अपर पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तब तो आप ये किताब ले आइए। इकोनॉमिक्स से आप रमेश सिंह से पढ़िए, इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्त अंक आता है अपर पीसीएस लगकर, ठीक है। भूगोल के लिए आप पढ़नी है महेश बर्णवाल की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी चाहे माजिद हुसैन से पढ़िए या किसी और से पढ़ लीजिए, ठीक है। तीसरा आपका जो हिस्ट्री आती है, आप जो रोमिला थापर है या रामशरण शर्मा है या विपिन चंद्र है, इनकी किताबें पढ़ लीजिए, या फिर इसकी स्पेक्ट्रम भी आती है हिस्ट्री की, ठीक है। तो आप जो मैं आपको आरओ यारो लेवल तक की बताता हूँ, तो हिस्ट्री के लिए आप चाहे तो घटना चक्र या ल्यूसेंट के ऑब्जेक्टिव का जमाना अब चला गया, ये मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ। निकल गया तो निकल गया पेपर, क्योंकि वो ल्यूसेंट वगैरह जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो वहां से तो निकाल लेगा, जो आपका घटना चक्र है, लेकिन जिस तरीके का निसाय सहायक का बना था वो मुझे नहीं लगता कि वहां से आपका निकल पाएगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको किताबों की जो अगर बात करते हो तो हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम आती है बच्चों, इतिहास की स्पेक्ट्रम आती है, वो ले लीजिए आप लोग। भूगोल के लिए आपको भूगोल एनसीईआरटी पढ़नी है, यानी ज्योग्राफी के लिए इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी मस्ट है। मतलब भूगोल के लिए तो एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी। अगर आप एनसीईआरटी किताब से नहीं पढ़ना चाहते तो एनसीईआरटी सार आती है महेश बर्णवाल जी की, वहां से पढ़ लीजिए। उसके अलावा आप लोग परीक्षावाणी ले सकते हैं भूगोल की भी, यानी अच्छी बुक है परीक्षावाणी भूगोल की भी, वो भी अच्छी आपकी काम आ सकती है। इसके अलावा जो तीसरी किताब आती है इकोनॉमी की, आप लोग प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक ले लीजिए। एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक नहीं लेना चाहते हैं तो एक रमेश सिंह की किताब आती है, वो बहुत हाई फाई लेवल की हो जाएगी। तो उतना हाई फाई भी मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं जल्दबाजी हो जाएगा इतना हाई फाई लेवल का। तो आप घटना चक्र जरूर पढ़ सकते हैं किसके लिए, इकोनॉमी के लिए। बाकी इकोनॉमी की जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए होंगे वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। वो तो मैं सिलेबस के हिसाब से कराऊंगा ही कराऊंगा, क्योंकि रमेश सिंह वगैरह जितनी भी किताबें हैं, प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक है, रमेश सिंह है, ये सारी की सारी किताबें मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका कौन सा पोर्शन बचता है ज्योग्राफी के अलावा, ज्योग्राफी का ना, ज्योग्राफी मैंने बता दी, हिस्ट्री मैंने बता दी, पॉलिटी के लिए सबसे बढ़िया बुक है बच्चों एम लक्ष्मीकांत। लेकिन अगर आप एम लक्ष्मीकांत लेंगे तो बहुत हाई फाई हो जाएगी, इतना वैल्यू भी मतलब जो कॉस्टली भी आपका हो जाएगा। 600 650 रुपए की किताब है, इतना भी आप एफर्ट कर पाते नहीं कर पाते। तो पॉलिटी के लिए भी अगर आप परीक्षा मानी, यानी आप सिंपली है, अगर आप कम बजट में
यानी साफ साफ सिंपल सी बात है, कम बजट में अगर आप थोड़ा सा ढंग की किताबें लेना चाहते हैं तो इन सभी किताबों की परीक्षावाणी भी अच्छी है। या हिस्ट्री के लिए आपने बता दिया स्पेक्ट्रम के साथ एनसीईआरटी, ज्योग्राफी के साथ बता दिया महेश बर्णवाल या एनसीईआरटी के साथ परीक्षावाणी, इकोनॉमी के लिए बता दिया मैंने इकोनॉमी की परीक्षावाणी के साथ प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक, और इसके अलावा पॉलिटी का जो मैं बता रहा हूँ वो ले आइए आप लोग परीक्षावाणी के साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन। तो अगर आप इतना पोर्शन रखोगे करंट अफेयर के लिए डेली न्यूज़पेपर, साइंस के लिए कोई भी जनरल साइंस की मार्केट से उठा लेइए, यानी आप मार्केट जाइए, सामान्य विज्ञान की चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, कोई भी किताब अपने पास ले आइए या दृष्टि की ही ले आइए। इन सब में अगर आप इन सब से किताबों से अगर नहीं करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस की क्विक बुक भी आती है सभी सब्जेक्ट की, वो भी अल्टीमेट किताब है। मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप ये भी करना चाहते हैं, दृष्टि आईएएस की पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, जियोग्राफी और हिस्ट्री, इनकी एक क्विक बुक आती, क्विक जीएस बुक करके आएगी, वो आपको अमेजन वगैरह पे मिल जाएगी, आप देखना एक बार उसमें, वो भी बहुत बेहतरीन किताबें हैं आपके आरओ एआरओ के लेवल के। अगर आप परीक्षावाणी इन सबको छोड़ना चाहते हैं, अगर बेहतर लेवल की तैयारी के लिए, क्योंकि वो क्विक भी है, क्विक मतलब जल्दी जल्दी भी आपका रिवीजन करा देगी, जल्दी से आपका सिलेबस कंप्लीट करा देगी, जल्दी से आप उस चीज को पढ़ लेंगे, तो दृष्टि आईएएस की भी बढ़िया है। अब बाकी घटना चक्र वगैरह आप लोग प्रैक्टिस के लिए आपके पास है ही, वो पढ़ी हुई पहले से, तो लेकिन सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र की बदौलत अगर आप जाओगे, जैसा पेपर बना रहा है पटवारी का हो या कनिष्ठ सहायक का, तो मुझे लगता नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र, क्योंकि ट्रेडिशनल स्टडी थी, जो ट्रेंड था वो बदल चुका है। ये सारी किताबें सबके पास है जो घटना चक्र वगैरह वाली हैं, इसलिए मैं कहूंगा इनसे थोड़ा बच के रहना। तो ये किताबों का सिलेक्शन हो गया। आप दृष्टि आईएएस की क्विक बुक ले लो, क्विक जीएस बुक, चाहे हिस्ट्री की हो, पॉलिटी की हो या इकोनॉमी की हो या ज्योग्राफी की हो, इतना ले लो, या साइंस की हो, ये ले लो। ये आपका पूरा का पूरा करियर बना देंगी। यानी कहीं ना कहीं ये नहीं लेना चाहते हो, हर सब्जेक्ट की परीक्षावाणी ले लो और घटना चक्र वगैरह से प्रैक्टिस करो, ठीक है। उत्तराखंड का कंटेंट आपके पास मोर देन इनफ है, बहुत सा कंटेंट आपके पास पड़ा हुआ है, आप उस चीज को इजीली क्या कर लोगे, सॉल्व आउट कर लोगे, ठीक है। अखबार आपको डेली पढ़ना है, साइंस जनरल साइंस मैंने आपको बता दी कैसे करनी है, क्या करनी है, इतना आपके लिए काफी रहेगा बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद कैसे अपना शेड्यूल बनाना है, कैसे आपको चीजों को लेके चलना है, टाइम मैनेजमेंट कब करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।